हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है बायो एनर्जेटिक्स का। आज हम ना सिर्फ आपको फोटोसिंथेसिस समझाएंगे बल्कि इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता जाऊं कि जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही करती है। विदाउट फोटोसिंथेसिस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। दोस्तों, आपको पता है कि जानवर जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते हैं। वो अपनी खुराक के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे। तो पौधे अपनी खुराक कहाँ से तैयार करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, लाइट एनर्जी को फिक्स करके। तो विदाउट फोटोसिंथेसिस ना तो प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं और ना ही जानवर। तो चलते हैं अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में बताया गया है कि ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में और लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक हैं और लाइट जो है वो सोलर लाइट है और क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो कि लाइट एनर्जी को फिक्स करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की ये एक रिएक्शन है, इक्वेशन है जो कि आपने याद करनी है। बहुत इजी है और इजीली याद भी हो जाएगी। इसमें वही डेफिनेशन वाली चीज़ें ही लिखी हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके और लाइट को और क्लोरोफिल को क्या बनाया हमने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये क्या है? 6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। ये वही ऑक्सीजन है जो कि हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी और हम सांस नहीं ले सकेंगे। तो और इस फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ बनती है। ठीक है। टूटने को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं और बनने को एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक। चलें अब चलते हैं हम जो रिएक्टेंट हम यूज़ करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो किस तरह प्लांट्स को पहुंचते हैं इसकी जाने मूव करते हैं। जी दोस्तों, तो इनटेक जो है वो कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, ये हम देखते हैं। जो वाटर है यानी कि H2O वो ज़मीन में प्रेजेंट होता है और रूट हेयर्स जो कि प्लांट्स की रूट हेयर्स हैं उनमें मूव कर जाता है ओस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और फिर रूट हेयर सेल से जो है स्टेम में जाता है। स्टेम में होता है जाइलम, मतलब एक पाइप होता है जो कि वाटर को मूव करवाता है प्लांट में, उसको कहते हैं जाइलम। और उस जाइलम के थ्रू जो है वो लीव्स में चला जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो वहाँ पे जाके फोटोसिंथेसिस को जो वाटर चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है वो कैसे मिलती है? वो मौजूद होती है एयर में। और एयर जो है वो कैसे प्लांट के अंदर जाती है? वो लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू जाती है। स्टोमेटा क्या है? ओपनिंग्स हैं, छोटी छोटी सी सुराख हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है। जैसे हमारा लंग्स के थ्रू होता है, इनमें स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो स्टोमेटा के थ्रू वो जब लीव के अंदर जाता है तो वहाँ पे होती है एयर स्पेसिस, यानी एयर कैविटीज़ बनी होती हैं मीजोफिल सेल्स के इर्द गिर्द। वहाँ पे चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे वाटर होता है जिसमें जो है ये अब्जॉर्ब होके मीजोफिल सेल्स के अंदर चली जाती है और वहाँ पे यूज़ हो जाती है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। जी, तो मैकेनिज्म कैसे होता है? जी दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो तरह के रिएक्शंस पे मुश्तमिल होती है। एक होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। ये रहा लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि लाइट
इसमें मौजूद होगी। मतलब ये वाला रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है। और डार्क रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लाइट हो या ना हो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी ये रिएक्शन हो जाता है, मतलब इसमें लाइट चाहिए ही नहीं होती। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। जो फोटोसिंथेसिस है वो होती ही क्लोरोप्लास्ट में है, ठीक है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये लाइट रिएक्शन होता है, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा पे, ठीक है। स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है, लाइट एनर्जी यूज होती है लाइट रिएक्शन में, और NADPH प्लस ATP प्रोड्यूस होती है। NADPH और ATP, NADPH क्या है और ATP क्या है ये हम आगे जब फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या हैं। और वो जो NADPH और ATP बनी है वो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाती है, ठीक है। NADPH, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके हम क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बनाते हैं हम ये सब यूज़ करके। अब आपने देख लिया, इससे समझ भी लग जाती है कि पहले लाइट रिएक्शन होता है, उसमें क्या बनता है, NADPH और ATP, जिसको यूज़ करके डार्क रिएक्शन में NADPH और उस ATP को ग्लूकोज बना लिया जाता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है, और डार्क रिएक्शन जो लाइट की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जी दोस्तों, तो जो हमने लाइट रिएक्शन का पढ़ा है उसको अब हम मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि लाइट रिएक्शन को हम जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम क्यों कहते हैं, ये आप तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, लग तो बेसिकली एन रहा है, लेकिन ये स्टार्ट ऐसे हो रही है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो जेड की तरह लगेगा। मतलब स्टार्ट से अगर हम देखें तो जी बन रहा है, लेकिन इसको डिस्प्ले अक्सर एन की सूरत में किया जाता है। ये जो जी स्कीम में आपको दो क्लोरोफिल नज़र आ रहे हैं, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली क्लोरोफिल के दो सब यूनिट होते हैं जो डिफरेंट लाइट एनर्जीज को ट्रैप करते हैं। मतलब ये क्लोरोफिल का जो है वो पहला यूनिट है जो कि ज़रा हाई एनर्जी को जो है वो ट्रैप करता है, और दूसरे वाला जो है वो ज़रा लो एनर्जी को। तो इस तरह करके आगे सब यूनिट होते हैं क्लोरोफिल के। तो जी स्कीम जो है वो क्या है, यानी वो लाइट रिएक्शन ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जस्ट हमने सिंपल से स्टेप्स लिखे हैं और ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। जी तो दोस्तों, क्लोरोफिल जो है वो अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, और जिसकी वजह से उसकी यानी लाइट फोटोन होती है, जिससे उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरोफिल के, वो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ETC कहते हैं, एंड फॉर्म ATP प्लस NADPH, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ATP और NADPH बनते हैं, तो वो किस तरह बनते हैं, जब क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन किस पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या प्रोड्यूस होता है, ATP और NADPH। ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए हैं, और फिर वो जो हैं वो लो एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं दोबारा से। जी तो फोटोलाइसिस क्या है, फोटोलाइसिस है कि फोटो यानी कि लाइट से वाटर का टूटना। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि वाटर के दो मॉलिक्यूल टूट के एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाइड्रोजन, जो कि इलेक्ट्रॉन है। हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, ठीक है।
इन इलेक्ट्रॉन का कहाँ यूज़ होता है? ये इलेक्ट्रॉन एक तो जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्लोरोफिल से हायर एनर्जी लेवल पे चले गए थे, वहाँ पे होल क्रिएट हो गए थे, उन इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई थी, उनको हम होल कहते हैं। तो वहाँ पे जाके ये एक तो उन होल को फिल कर देंगे। दूसरा कुछ जो हैं NADP, यानी कि NADP पॉजिटिव, जो कि एक इंजाइम है, जो कि ट्रांसपोर्टर है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये डार्क रिएक्शन को दे देगा। जब उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर वापस आ जाएगा NADP। तो यहाँ से NADP जो है वो NADPH बन जाता है, उसके साथ H यानी कि इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? NADPH। और ये कहाँ यूज़ होंगे? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं हम डार्क रिएक्शन की तरफ। जी दोस्तों, तो डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक सबसे पहले तो डार्क रिएक्शन में एक 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड पहले से मौजूद होता है, जो कि ये सारे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन डाइऑक्साइड आके लगती है। ठीक है, कार्बन जो है वो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और पहले से जो मौजूद होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, तो ये मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं। अब वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है दरमियान से, और तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लगी तो 6 कार्बन बन गया, और फिर टूट गया तीन तीन कार्बन के कंपाउंड्स में। ये तीन तीन कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ये जो O0 हैं, ये कार्बन को शो कर रहे हैं, कार्बन के नंबर्स को। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में होता क्या है? डार्क रिएक्शन में जो है, ये जो तीन कार्बन्स हैं, इनमें से पहला जो तीन कार्बन का यूनिट है वो आएगा 3 कार्बन ATP, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई, और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था। ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, सॉरी, वो इस 3 कार्बन कंपाउंड से मिलके क्या बना देंगे? ग्लूकोज C6H12O6 और NADP पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आए थे लाइट रिएक्शन से वो इसने वसूल कर लिए और ग्लूकोज बना दी, और ये खाली मतलब NADP अब अकेला रह गया, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए गए। ठीक है, तो ये अब वापस चला जाएगा लाइट रिएक्शन में और मज़ीद इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। ये एक ट्रांसपोर्टर है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट करते रहना। ठीक है, अब ये एक कार्बन 3 कार्बन यूनिट तो यूज़ हो गया ग्लूकोज की प्रोडक्शन में। दूसरा जो 3 कार्बन यूनिट है वो क्या करेगा? वो उसको हम यूज़ करेंगे दोबारा से बनाने के लिए 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, वो डिफरेंट रिएक्शन में से गुजरेगा और क्या बना देगा? 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो वो ही 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो अगेन हमको यहाँ पे ये देखें रिसीव हो गया। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, वो 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा प्रोड्यूस होता रहेगा, फिर से वो रिएक्शन में यूज़ होएगा, फिर वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन वगैरह और लाइक कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम जो हैं वो अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।